बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वाफ़िज़ से होंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन रेज़िडेंट्स के ऊपर है कि नॉन रेज़िडेंट्स कौन होते हैं मीन्स के पा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फ़ाइल की जाएगी? अच्छा, कि वो कैसे नॉन रेज़िडेंट्स कहलाते हैं, यानी कि अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं और फिर आके वापस चले जाते हैं, वो कैसे नॉन रेज़िडेंट्स या ओवरसीज़ पाकिस्तान कहलाएँगे? उनके लिए कौन-सा फ़ॉर्म हमने फ़िल करना है, नॉन रेज़िडेंस वाला करना है कि या नॉर्मल रिटर्न का फ़ॉर्म फ़ाइल करना है। तो कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले हम इस क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि नॉन रेज़िडेंस का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उनको नॉन रेज़िडेंस पाकिस्तानी कहा गया है। अच्छा, उसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर के कोई शख़्स 183 डेज़ या 183 डेज़ पाकिस्तान में या उससे ज़ायद दिन पाकिस्तान में रहता है, तो वो रेसिडेंस कहलाएगा। अगर इसके अलावा वो इतने ही दिन की 183 डेज़ अगर किसी दूसरे ममालिक में गुज़ारता है या रहता है या उससे ज़्यादा, तो वो नॉन रेसिडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, क्या नॉन रेसिडेंट्स के लिए लाज़िम है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करे? जी, बिल्कुल लाज़िम नहीं है। अगर कि वो बाहर रह रहा है और वहाँ से अर्निंग यहाँ भेज रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करे। अच्छा जी, इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल अगर वो करता भी है तो किस सूरत में करेगा? अगर कि वो पहले पाकिस्तान के अंदर था और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे थे पहले से फ़ाइल कर रहे थे, तो उनके ऊपर लाज़िम है कि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर कि वो फ़ाइल नहीं करेगा तो वो नॉन फाइलर की एक्टिविटी में वापस नॉन फाइलर के अंदर वापस आ जाएगा, तो नॉन एक्टिव हो जाएगा वो, ठीक है? उसके अलावा किन सूरतों में यानी कि नॉन रेज़िडेंट्स को फाइलर होना चाहिए? उसकी बेसिक वजह ये है कि अगर कि वो पाकिस्तान के अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट वग़ैरह करना चाहता है, जहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो। फ़र्ज़ करें कि जैसे वो यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है शेयर्स के बिज़नेस के अंदर या कोई प्लॉट एंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या खरीदना चाहता है, जहाँ पे बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन इन्वॉल्व हो रही हैं, तो उसके लिए जो है नॉन रेज़िडेंस बंदा अपने आप को फाइलर उस टाइम बनाएगा उस सूरत में, ठीक है? अच्छा जी, नॉन रेज़िडेंट्स के लिए कौन-सा फ़ॉर्म हमने फ़िल करना है? तो अगर कि वो नॉन रेज़िडेंस है, 183 डेज़ उसने मुल्क से बाहर गुज़ारे हैं और बाहर रह रहा है, तो उसके लिए वो जो अपना रिटर्न फ़ाइल करेगा, वो नॉन रेज़िडेंस का फ़ाइल करेगा, अगर कि उसकी कोई इनकम पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई उसकी इनकम पाकिस्तान के अंदर है, कहीं से वो पाकिस्तान के अंदर से कहीं अर्निंग कर रहा है, तो फिर वो नॉर्मल रिटर्न अपना फ़ाइल करेगा। अगर कि नहीं है, तो फिर वो अपना वही फ़ॉर्म फ़िल अप करेगा नॉन रेज़िडेंस वाला, ठीक है? नॉन रेज़िडेंस की पिक्चर क्लियर होगी कि हमने कौन-सा फ़ॉर्म फ़िल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को बाकी कि हम फ़ॉर्म कैसे इसको फ़िल करेंगे यानी कि इसका रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे। तो देखिए मैं ऑलरेडी आईरिस के अंदर लॉगिन हूँ और आपके सामने ये फ़ॉर्म ये आ रहा होगा आपको डैशबोर्ड पूरा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आना है डिक्लेरेशन के अंदर। डिक्लेरेशन के अंदर आने के बाद आपने देखें ये वाला फ़ॉर्म ओपन नहीं करना, आपने करना है नॉन रेज़िडेंट्स पाकिस्तान, ठीक है, ओरिजिनल पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान रिसोर्स ऑफ इनकम। अगर कि उसके पास पाकिस्तान के अंदर कोई इनकम नहीं है, तो वो कौन-सा फ़ॉर्म फ़िल करेगा? ये वाला। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, टैक्स ईयर 2022 लिख देते हैं। अच्छा जी, अगर कि नॉन रेज़िडेंस बंदा फर्स्ट टाइम अपने आप को यहाँ पे फाइलर बना रहा है, तो उसके लिए उसको 2 साल के अपने रिटर्न फाइल करने होंगे बेसिकली। वजह ये है कि इस साल का वो अगर अपना रिटर्न फाइल करेगा, तो 1 मार्च 2023 के अंदर जाके वो फाइलर की कैटेगरी में आएगा। अगर कि वो टैक्स ईयर 21 और टैक्स ईयर 22 का अपना रिटर्न फाइल करता है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर ₹1000 का ईटीएल का चालान जमा करवाएगा और वो फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन भी देना ज़रूरी थी आपको, तो हम ये फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ओके जी, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे आके तो बंद कर देते हैं। डिक्लेरेशन पे आते हैं और डिक्लेरेशन पे आने के बाद हमने क्या करना है, नॉन रेज़िडेंस का फॉर्म ओपन कर देना है, ठीक है? टैक्स ईयर 22 तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया जी।
ये देखें जी, ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। ये सबसे पहले देखें नॉर्मल टैक्स का जो फॉर्म है उससे बिल्कुल अलग है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ रही है एडजस्टेबल टैक्सेस दिए हुए हैं या टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स की चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर कि कोई आपने कैश विथड्रॉवल की हुई है बैंक से तो अगर वहाँ उस पे कोई टैक्स डिडक्ट हुआ तो आपने यहाँ मेंशन कर देना, उस बैंक का नाम लिखेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे, अगर और उस बैंक से आपने सर्टिफ़िकेट लेना ज़रूरी है। इसी तरह सर्टेन बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के ऊपर अगर आपकी कोई यानी कि कोई डिडक्शन हुई है, इसी तरह आपने क्या करना है कि यहाँ से प्लस के बटन को क्लिक करना है, ओपन करना है, उस बैंक का नाम लिखना है और टैक्स की अमाउंट लिखनी है और कैलकुलेट कर देना है। अच्छा जी, इसी तरह अगर आपने कोई न्यू गाड़ी परचेज़ की है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? यानी कि बाहर से पैसा भेजा है, आपकी फ़ैमिली यहाँ रहती है, आप खुद बाहर रहते हैं और आपकी फ़ैमिली का गुज़र-बसर यहीं है और आप वहाँ से पैसे भेजते हैं और अपने नाम पे कोई गाड़ी आप कहते हैं खरीदनी और आपके नाम पे होती है, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा, वो कहाँ आएगा? ये मोटर व्हीकल जैसे फ़ी है, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन आपने गाड़ी ली है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी मोटर व्हीकल को यहाँ पे यानी कि जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे। फ़र्ज़ करें कि हमने कोई गाड़ी परचेज़ की और न्यू हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमने ली है भाई गाड़ी का नाम लिख देते हैं सिविक 1783 ठीक है? और हम बता देते हैं कि हमारा जो टैक्स उस पे डिडक्ट हुआ यानी कि हमारी जो रजिस्ट्रेशन हमने करवाई उसके ऊपर 10,000 रुपए लग गए, ठीक है? 10,000 रुपए टैक्स लग गया। इसी तरह हम आ जाते हैं अगर कि आपका यानी कि घर का जो बिजली का बिल है आपके नाम पे है, भले आप बाहर रहते हैं, आपके नाम पे डिडक्ट हो रहा है, आपने जो पैसे भेजे हुए हैं वहाँ से उसी से वो पे हो रहा है, तो उसकी फ़िगर आपने जो उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा बिल के ऊपर, वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है, ठीक है? इसी तरह आपका टेलीफ़ोन बिल होगा अगर अगर उस पे कोई डिडक्शन हो रही होगी, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। सेल फ़ोन बिल है, अगर उस पे कोई डिडक्शन हो रही होगी, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। प्रीपेड कार्ड वगैरह है, उस पे अगर कोई डिडक्शन है, तो आपने यहाँ कर देनी है, ठीक है? इंटरनेट बिल है, यानी कि जैसे प्रीपेड इंटरनेट कार्ड है। इसी तरह ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेज़ हैं, अगर इनमें से कोई भी आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होगा, आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है? डोमेस्टिक एयर टिकट के चार्जेस हैं, आप जब आना-जाना करते हैं बाहर से आपके ऊपर कोई भी यानी कि टैक्स इम्प्लीमेंट हो रहा होता है इसके ऊपर, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। इसी तरह अगर आप कोई प्रॉपर्टी यानी कि खरीदते हैं या लेते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होगा वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, ठीक है? फ़र्ज़ करें कि हम प्रॉपर्टी के ऊपर हमने ये पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो गया 12,000 रुपए। सॉरी ज़्यादा लिख दिया है। ये 10,000 है, ठीक है? ये आपकी गाड़ी पे टैक्स डिडक्ट हो गया, ये आपका परचेज़ आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर जो टैक्स लिया गया वो ये अमाउंट आ गई। तो ये एक्चुअल में आपका रिफंडेबल अमाउंट है, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, रिफंडेबल की अलग से हम पूरा लेक्चर इस पे बनाएँगे। तो किस तरह यानी कि हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सारे एडजस्टेबल टैक्स डाल दिए। अब आ जाते हैं वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर सबसे पहले आते हैं हम पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस के ऊपर अगर के आपके पास सारी चीज़ें अलग-अलग मेंशन की हुई हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको अलग-अलग ही लिखना है। अगर नहीं है, तो आपने एक साथ अगर अमाउंट लिखनी है तो ये देखें अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस के नाम से है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो भी आप बाहर से अमाउंट भेज रहे हैं और इस जगह पे जो एक्सपेंसेस वगैरह हो रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फ़र्ज़ करें हम इधर फ़िगर लिख देते हैं 7.5 लाख रुपए की आपकी फ़िगर है जो सालाना आपका एक्सपेंस होता है घर का, वो आपने यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, पर्सनल एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम अगर जिनके पास फ़िल अप हो रहा है, तो इधर जो चीज़ें हैं कैलकुलेट
खुद आती नहीं है। नॉर्मल फॉर्म के अंदर होता क्या था कि इंपोर्ट की जाती थी, जब हमने अपना रिटर्न फाइल किया होता था तो उसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यानी कि इधर नज़र आ जाती थी। और इस फॉर्म के अंदर हमें खुद बार-बार चीज़ों को लिखना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो भी आपको लिखना है, अगर आपने इससे पहले अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है तो भी आपको यहाँ पे अमाउंट्स लिखनी पड़ेंगी। हमने जैसे घर एक खरीदा पाकिस्तान के अंदर, तो हम उसकी इधर वैल्यू लिख देते हैं कि हमारे पास एक घर है। वो उधर पूरा एड्रेस इधर मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन करने के बाद ओके कर दें इसको और वैल्यू लिख दें। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख दी। अच्छा, इसके अलावा मोटर व्हीकल है, आपने एक गाड़ी ली, वो इधर मेंशन कर दें। ठीक है, ठीक है, 25 लाख की गाड़ी थी। इसके अलावा अगर कि आपके पास कोई गोल्ड वगैरह की कोई चीज़ है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, जो आपके पास यहाँ है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें आप मेंशन कर रही हैं इनकी आपके पास सारी चीज़ें होना ज़रूरी है फिज़िकली। ठीक है। अच्छा, कोई पर्सनल आइटम है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। अदर कोई अदर एसेट है या किसी के नाम पे है, अगर कि आपके यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी है अदर एसेट नेम, अगर आपने अपने पैसों से अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदी है तो आपने कहाँ मेंशन करना है, अदर एसेट इन अदर नेम, इस जगह पे आप मेंशन करेंगे। ठीक है। अगर कोई आपने इस तरह की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें आपने कैश पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी तक जगह आपके नाम नहीं हुई, तो आपने क्या करना है, आपने अभी सिर्फ पैसे दिए हुए हैं उनको और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, कुछ भी बात सिर्फ हुई हुई है फ़र्ज़ करें, तो वो अमाउंट आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, एनी अदर एसेट्स के अंदर। और अगर आपके पास कोई कैश पड़ा हुआ है तो आपने इस जगह पे मेंशन कर देना। फ़र्ज़ करें कि 2 लाख कैश है। ठीक है। और इसके अलावा अब आप नीचे देखें कि आप क्रेडिट, एडवांस एंड डिपॉज़िट वगैरह, अगर कोई आपने किसी के पैसे वगैरह देने हैं या बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो टोटल हमने अपना क्या किया है कि पर्सनल एसेट्स सारे मेंशन कर दिए गए हैं यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम रिकंसिलिएशन के ऊपर। रिकंसिलिएशन के ऊपर आप रिकंसाइल अमाउंट के अंदर देखें, अब जो ये अनरिकंसाइल अमाउंट के अंदर अमाउंट आ रही है वो 51 की आ रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमने प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी हैं, 12 लाख और 25 लाख की जो गाड़ी खरीदी है। तो तकरीबन अगर इस साल उस शख्स ने 51 लाख की अगर पेमेंट यानी पाकिस्तान भेजी है, तो फॉरगॉन रेमिटेंस के अंदर क्या करेगा, वो 51500 की अमाउंट यहाँ मेंशन कर देगा। ठीक है, ये देखें। और अगले साल यही जो अमाउंट है, ये वाली, ये उसके प्रीवियस के अंदर अमाउंट में मेंशन हो जाएगी। टोटल यानी कि जो नेट एसेट हैं वो 44 लाख के हैं। यानी कि अगर आप इनफ्लो देखें तो 51 लाख की पेमेंट आई थी जिसमें से 44 लाख के इसके एसेट हैं और 7,50,000 के इसका एक्सपेंस हुआ। यानी कि 51 लाख से इन्होंने 44 लाख के अपने एसेट बनाए और 51 लाख से जो है अपना 7,50,000 का जो घर के अखराजात हैं, एक्सपेंसेस वगैरह किए हैं वो हैं। ठीक है, इसमें बड़ी जो वजह ये थी कि हमने एक जो गाड़ी इसमें मेंशन की 25 लाख की, लाज़मी नहीं है कि इतनी बड़ी अमाउंट किसी ने भेजी भी हो, भेज भी सकते हैं और नहीं भी भेज सकते। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो आपकी फिगर्स होगी वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो ये हमारा नॉन रेसिडेंस पे हमारा पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि नॉर्मल रिटर्न हम कैसे फाइल करेंगे नॉन रेसिडेंस के लिए कि जिनकी इनकम पाकिस्तान से भी आ रही है और बाहर से भी वो बेच रहे हैं, तो वो रिटर्न कैसे फाइल होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।